अच्छा जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने देखना है कि एनपीओ में जो मुख्तलिफ इनकम्स हैं या फंड्स में किस तरह ये जो हमारी इनकम्स या कंट्रीब्यूशंस हैं, मेंबरशिप फीस है, गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह है, अगर ये हमें मिलती हैं तो हमने इन्हें स्ट्रेट वे क्या ट्रीट करना है, या इसे अगर हमने फंड्स में ट्रांसफर करना है तो किस तरह से करना है। क्या हमने उसको इनकम ही बनाना है, या हमने उसको पहले लायबिलिटी लिखना है जैसे हम गवर्नमेंट ग्रांट के केस करते थे, या हमने इसको ट्रांसफर करना है किसी अपनी इक्विटी में, यानी हमने उसको अपना कैपिटल बनाना है, फंड्स वगैरह में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फंड्स अकाउंटिंग क्या होती है। जो एनपीओ है, ये फंड्स अकाउंटिंग के अंडर आजकल सॉल्व की जाती है। फंड्स अकाउंटिंग मैंने बताया था कि funds accounting actually comprises the collective accounting procedures resulting in a self-balancing set of accounts for each fund established by legal, contractual or voluntary actions of an एनपीओ। यानी इस फंड अकाउंटिंग में हमने कुछ कलेक्टिव अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करने होते हैं, और इसके अंडर हमने कुछ फंड्स जो हैं वो मेंटेन करने होते हैं जो सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं। ये फंड्स जो होते हैं ये लीगल तरीके से भी फॉर्म हो सकते हैं, कंट्रेक्चुअल से भी हो सकते हैं, और वॉलंटरीली एक्शंस ऑफ द एनपीओ के थ्रू भी हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये किस किस तरह के हो सकते हैं? ये नॉर्मली जो फंड्स होते हैं, जो तीन किस्म के फंड्स हम मेंटेन करते हैं अंडर फंड अकाउंटिंग, ये रिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं, एंडोमेंट फंड्स होते हैं, और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। मैंने ये भी बताया था कि फंड्स अकाउंटिंग होती क्या है, लेकिन इसका थोड़ा सा ये याद रखें कि एनपीओ में पहले कैपिटल सीधा सीधा लिख दिया जाता था। अब अगर कैपिटल में मुख्तलिफ कैपिटल के साथ कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो जिस तरह का कैपिटल है उसको उसी के अंडर लिखा जाता है। यानी अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल है तो उसे रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल लिखा जाएगा, अगर कोई एंडोमेंट है तो एंडोमेंट लिखा जाएगा, अगर कोई अनरिस्ट्रिक्टेड है तो अनरिस्ट्रिक्टेड लिखा जाएगा। ठीक हो गया जी। नॉर्मली अगर रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं तो रिस्ट्रिक्टेड फंड्स अगर तो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है तो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड, ये चीजें कुछ याद रख लीजिएगा। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड अगर कोई है तो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड जो है वो उसको हम एज लायबिलिटी लिखेंगे, उसको एज कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि जाहिर है उसके ऊपर हमारी कोई ना कोई ऑब्लिगेशन अटैच्ड होती है कि हमने किसी जिसने दिया होता है उसने कहा होता है कि अगर ऐसे यूज करोगे तो ठीक है वरना वापस करने पड़ेंगे। बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट का अगर आपको केस याद हो तो रिस्ट्रिक्टेड फंड अगर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है तो वो लायबिलिटी होंगे, लेकिन अगर कोई इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है तो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड जो है उसको हम एज कैपिटल ट्रीट करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड फंड अगर कोई, फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, उसने आपसे कहा, किसी बंदे ने हमें पैसे दिए हैं, कंट्रीब्यूशन दिया 1 लाख रुपए का, और उसने कहा आपने इस 1 लाख रुपए से एसेट ही खरीदना है, तो इसका मतलब है ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है। हम इस कंट्रीब्यूशन को एज अपनी लायबिलिटी लिखेंगे क्योंकि ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, किसी ने हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज कर दिया। और अगर उसने कंट्रीब्यूशन दिया और कंट्रीब्यूशन दे के उसने कुछ नहीं कहा, हमने खुद उसको साथ उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमने खुद रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इससे हम फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का सामान ही खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल इससे हम कैफे की बिल्डिंग ही बनाएंगे, तो ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर ये कंट्रीब्यूशन इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड होगा तो इसको हम एज कैपिटल यानी नेट एसेट यूज करेंगे, और अगर ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर ये लायबिलिटी के तौर पर यूज होगा। मैं रेफरेंस इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट का देता हूं क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट में हमने काफी दफा ये, गवर्नमेंट ग्रांट भी एक्चुअली कंट्रीब्यूशन ही है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। आपने देखा होगा हम उसको अगर लंबे अरसे के लिए मिली है तो हम लायबिलिटी के तौर पर शुरू में उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से लायबिलिटी लिख लेते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे इनकम बनाते जाते थे। राइट जी। तो ये आई होप ये इंशाल्लाह साथ साथ करते जाएंगे जी, लेकिन ये याद रखना है कि अगर किसी चीज के साथ, किसी भी इनकम के साथ उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और वो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है तो एज लायबिलिटी, कि आपने कहा जी कि आपने एक एसेट खरीदना और उसकी लाइफ 5 साल है, तो आप उसको पहले लायबिलिटी के तौर पर लिख लेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में,
उसका करंट पोर्शन भी बिल्कुल वैसे जैसे गवर्नमेंट ग्रांट में हम क्या करते थे, उसका करंट पोर्शन करंट लायबिलिटी में जाता था, और लेस देन 5 साल के लिए थी, तो 1 साल 5 साल में से 1 साल हमने इनकम बना लेनी है, बाकी जो 4 साल बच गई है उसमें से 1 साल करंट लायबिलिटी में जाएगी और 3 साल जो इसे हम नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे, राइट जी। लेकिन अगर ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर हम उसको सीधा सीधा नेट एसेट्स यानी इक्विटी का हिस्सा बना लेंगे, क्योंकि हमने उसे फिर रखना होता है। अच्छा जी, इंडोमेंट फंड्स में अगर हमें कोई कंट्रीब्यूशन मिली है या कोई भी हमें इनकम मिली है और उसने उसे कहा आपने इसको परमानेंटली मेंटेन करना है यानी इन्वेस्ट करना है, और एंडोमेंट फंड का मैंने आपको बताया था व्हाट इज एंडोमेंट फंड। ये फंड परमानेंटली मेंटेन किए जाते हैं, इन्हें इन्वेस्ट किया जाता है, ये यूज नहीं होते। इसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, जो जो हमें इन्वेस्टमेंट इनकम इसकी इन्वेस्टमेंट के बाद मिलेगी, उसे यूज किया जा सकता है। तो एंडोमेंट फंड्स जो हैं ये नॉर्मली जो है इसे हमने एज नेट एसेट से लिखना होता है, यानी इसको एज कैपिटल ही लिखेंगे। इस एनपीओ की जुबान में हम इसे नेट एसेट्स या जनरल फंड लिखेंगे, लेकिन नॉर्मली हम इसको जो यूज करते हैं जुबान, ये हमारा कैपिटल है, इसको हम एज कैपिटल यूज करेंगे या नेट एसेट्स या जनरल फंड्स के तौर पर यूज करेंगे। जो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स वंस अगेन जनरल फंड्स वगैरह होते हैं, ये बिल्कुल रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह के होते हैं कि जिसे हमने हर हमारा प्रॉफिट हर साल उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स जिनके जो ना रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ना इंडोमेंट फंड्स, इनके साथ कोई शर्त ना कोई शर्त अटैच होती है, ना ये इंडोमेंट फंड्स होते हैं। तो ये जनरल ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं। आमतौर पर ये हमें जो इस साल के सरप्लसेस आते हैं, हर साल का सरप्लस ऐड होता जाता है, जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स थी, हर साल के नेट प्रॉफिट जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऐड होते जाते हैं। तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स नॉर्मली हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह के फंड्स होते हैं, इसको भी एज कैपिटल ही यूज करें। ओके, ये याद रखिएगा जी, क्योंकि अक्सर बच्चा जो है ना इसमें खो जाता है, बहुत सारी चीजें वहां पर नजर आती हैं, किसी के साथ रिस्ट्रिक्टेड फंड लिखा होता है, किसी के साथ एंडोमेंट, कहीं पर अनरिस्ट्रिक्टेड, तो समझ नहीं लगती इसे लिखना का। तो ये लिखने के लिए बस ये याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स अगर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है तो ये कैपिटल नहीं बनेंगे बल्कि लायबिलिटी बनेंगे, अगर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर ये कैपिटल है। एंडोमेंट फंड्स ये कैपिटल ही होते हैं क्योंकि ये परमानेंटली मेंटेन करने होते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं अगर कोई, तो ये नॉर्मली कौन से होते हैं, जो हमें मैंने बताया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह, वो हमारे इसको भी हमने एज कैपिटल ही लिखना होता है, राइट जी। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट मैं चलता हूँ जी, कोई क्वेश्चन है बेटा? को दोबारा रिपीट करें, सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे थे, समझ नहीं आ रही। कौन सा वाला पॉइंट? इंडोमेंट इंडोमेंट फंड। देखिए इंडोमेंट फंड बेटा ये होता है आ रही कि थी। किसी ने हमें पैसे दिए और उसने कहा कि आपने इसे खर्चना नहीं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया दी और 1 लाख रुपया दे के कहा ये खर्चना नहीं है, आपने इसे इन्वेस्ट कर, तो ये 1 लाख रुपया मेंटेन रहेगा जब तक ये रहेगा मेरे पास, ये मेंटेन रहेगा, यानी मैं खर्च नहीं रहा, इसे नहीं खर्चूंगा। मैंने 1 लाख रुपया खर्चा, उस सॉरी इन्वेस्ट किया, उससे मुझे 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट इनकम आई, तो वो मैं 20,000 रुपया जो है वो खर्च सकता। ठीक हो गया जी। तो ऐसा फंड जो हमें कहीं से जी मिले और जी उसे हम सर। डायरेक्टली ना खर्चें बल्कि उसे पहले इन्वेस्टमेंट करें उसकी, और उससे जो हमें इनकम वगैरह आए उसे यूज करें, उसे इंडोमेंट फंड कहते हैं। ये बात क्लियर है बेटा? जी सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी। तो वंस इट इज डिसाइडेड के फंड अकाउंटिंग में कौन कौन से फंड्स मेंटेन होंगे, नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हमने जो चीजें हमें मिलेंगी उनको किस किस तरह से ट्रांसफर करना होता है, उनकी क्या ट्रीटमेंट होंगी, उनसे कौन से रिस्ट्रिक्टेड में जाएंगे, कौन से एंडोमेंट में जाएंगे, कौन से अनरिस्ट्रिक्टेड में जाएंगे, या क्या वो तरीका होगा उसका। तो पहले तो ये देखें, ये जो कुछ कैटेगरीज ऑफ द इनकम्स हैं, यानी कौन कौन सी तरीके हैं कि हमें पैसे मिल सकते हैं। सबसे पहले क्या है जी, फी फॉर सर्विसेज है, ये इनकम मिल सकती है, कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, मेंबरशिप फीस मिल सकती है, गवर्नमेंट फंडिंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम है, और प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग कॉफी बार, रनिंग ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे, मैंने जैसे बताया था कि आप एनपीओ के अंदर ही कोई कॉफी बार चला लेते हैं, या अंदर ही कोई कैंटीन होती है, या अंदर ही कोई आप शॉप रख लेते हैं जिसमें आप स्पोर्ट्स का सामान वगैरह बेचना शुरू कर देते हैं, या अंदर ही कोई आपने और सामान रखा हुआ है जो बेच रहे हैं, तो वहां से जो प्रॉफिट होंगे ये भी हमारी इनकम होगी, या फंड रेजिंग इवेंट्स वगैरह
होंगे। राइट जी। सबसे पहले देखते हैं, अगर ये फी फॉर सर्विसेज मिलेगी, ये नॉर्मली आज का मेरा पूरा सेशन जो है वो ये है कि इन इनकम्स को हमने डायरेक्टली क्या ट्रीट करना होता है, या अगर इसके साथ कोई कंडीशन अटैच है तो उसे कहाँ लेके जाना होता है। सबसे पहले देखते हैं फी फॉर सर्विसेज। तो फी फॉर सर्विसेज में ये दरअसल होती क्या है? देखिए, फी फॉर सर्विसेज का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रस्ट चला रहा हूं। ओके, थोड़ा सा हॉल्ट आ गया था, आई एम सॉरी। चले, कोई पर बात नहीं। आपको वो नजर आ रही है स्क्रीन? अब नजर आ रही हो गया हो। जी, अब नज़र आ रही है सर। ओके, ओके। अच्छा जी, देखिए इसमें फी फॉर सर्विसेज सबसे पहले मैंने कहा था कि देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में या कहीं पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड पर फी फॉर सर्विसेज नजर आ रही है, तो फी फॉर सर्विसेज की जो पहली नेचर है वो एज इनकम है, यानी हमें अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट जो हम सर्विसेज दे रहे थे उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिल रहे हैं। देखिए, फी फॉर सर्विसेज में एक चीज क्लियर कर लें कि जाहिर है चूंकि हम एनपीओ चला रहे हैं, तो एनपीओ का मकसद नॉर्मली चीजें बेचना नहीं होता। या अगर आपने डिस्पेंसरी वगैरह खोली है, तो डिस्पेंसरी खोल के जाहिर है आपने फ्री में खोली हुई है ना, लोगों को सर्व करने के लिए। एनपीओ का तो मतलब ये है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को सर्व कर रही है। अगर आप सर्व कर रहे हैं और सर्व करते हुए आपने फीस चार्ज की उससे, तो इसका मतलब है ये तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो ना हुई। लेकिन ये करते क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डिस्पेंसरी खोली है, उस डिस्पेंसरी में आपने नॉर्मली डिस्पेंसरी पर या डॉक्टर चार्ज करते हैं लाजिम 1,000 रुपया या 1,500 रुपया या 2,000 रुपया फीस। आपने एक नॉमिनल सी फीस रख दी, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए की आपने पर्ची रख दी, या आपने 100 रुपया लेना शुरू कर दिया पेशेंट से। तो इसका मतलब है, अगर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और जो नॉर्मल से लोअर फीस चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये फी फॉर सर्विसेज है। इस फी फॉर सर्विसेज को आपने क्या करना जी, एज अपनी इनकम ट्रीट कर देना। नीचे इसने बिल्कुल वही एग्जांपल दी हुई है कि नॉर्मली तो हम पैसे नहीं चार्ज करते, लेकिन अगर आप नॉर्मल से कम चार्ज कर रहे हैं तो फिर ये फी फॉर सर्विसेज है। तो आपने फी फॉर सर्विसेज को किसी फंड में नहीं लेके जाना अनलेस वो कह दे। फी फॉर सर्विसेज स्टेट पे आपने क्या करना है, इसको एज अपनी इनकम ट्रीट कर लेना। राइट जी, यहां तक बात क्लियर है जी। नेक्स्ट जी आ गया सर। जी, कंट्रीब्यूशन डोनेशन। ठीक। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन या डोनेशंस। देखें, अगर आपको क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन या डोनेशंस नजर आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन या डोनेशन, अक्सर आपने देखा, अभी हमने क्वेश्चन कुछ किए तो उन क्वेश्चंस में आपने बार बार देखा होगा कि एक बहुत फ्रीक्वेंटली जो इनकम नजर आती है वो कंट्रीब्यूशन की नजर आती है या डोनेशंस की नजर आती है। ये दोनों, कंट्रीब्यूशन अलहदा भी आ सकती है, डोनेशन अलहदा भी आ सकती है। लेकिन अगर आपको ये या वहां पर नजर आ रही है तो आपने उसका क्या करना। देखिए, देखिए कंट्रीब्यूशन की भी बेटा नॉर्मल नेचर इनकम की, अगर उसके साथ कुछ नहीं अटैच तो आपने स्ट्रेट वे इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपनी एज इनकम लिख देना। लेकिन अगर नेचर एडजस्टमेंट में इसके साथ कोई कंडीशन अटैच्ड, वो कंडीशन अटैच्ड है, तो फिर आपने उसको अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन इसको ट्रीट करना है। मिसाल के तौर, उसने कहा कि हमें अपने क्वेश्चन में 500 रुपए की रिसीट एंड पेमेंट में 1,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन लेस नजर नजर आ रहा है। उसने कहा ये 1,000 रुपया, इसमें से 200 रुपया जो है वो आपने इंडोमेंट फंड में ट्रांसफर करना है, यानी 200 रुपए को आपने परमानेंटली आपने इसको मेंटेन करना। इसका मतलब है, अब ये 1,000 मेरी इनकम नहीं है, बल्कि इसमें से मैं 200 रुपया निकाल के कहां लिख दूंगा, इंडोमेंट फंड में। इसको 200 रुपए को मैं अपना कैपिटल बना लूंगा, बाकी 800 को कहां लिख दूंगा, इनकम लिख दूंगा। तो ये क्यों है? क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन इंडोमेंट फंड में रिस्ट्रिक्ट किया। तो अगर इंडोमेंट में फंड में अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर दे तो फिर इसको इंडोमेंट फंड को एज कैपिटल लिखना होता है, इसलिए हमने उसको वहां लिख दिया। हाँ, दूसरा, अगर उसने कहा कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपए का है, इसमें से आपने 400 रुपया निकालकर वो इसलिए रख लेना है कि हमने इससे एक नॉन करंट एसेट खरीदना है। इसका मतलब है, अब उसने इंडोमेंट फंड में नहीं किया, अब ये कंट्रीब्यूशन जो है इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगी है,
और रिस्ट्रिक्शन किसने लगाई है? जिसने दिया, इसका मतलब एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब है ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है। तो फिर मैं क्या करूंगा जी, इस 400 रुपए को मैंने अभी ऊपर बताया था, अगर किसी इनकम के साथ कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो फिर उस एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन को कहां पर लिखा जाता है? उसको हम उसकी अपनी लाइबिलिटी बनाते हैं। तो फिर मैं उसको अपनी डेफर्ड लाइबिलिटी, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन कहां पर लिखूंगा? नॉन करंट एसेट में। अच्छा, नॉन करंट एसेट में, सॉरी नॉन करंट एसेट कह रहा हूं, नॉन करंट लाइबिलिटी में उसको बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट ग्रांट की ट्रीटमेंट थी, फिर हम उसको लाइबिलिटी बना लेंगे। तो वो लाइबिलिटी में चला जाएगा। लाइबिलिटी से वहां से मैं इस साल में जितना कमाया होगा वो निकाल के अपनी इनकम बना लूंगा। बाकी जो है उसको अपना, जैसे बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट इसके साथ भी ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर उसने कहा है कि अभी आप इसे मेंटेन, अभी इसको रख लें, हमने कभी फ्यूचर में जाकर खरीदना है, तो फिर ये 400 का आपने आराम से नॉन करंट लायबिलिटी में लिख देना है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर 1000 रुपया मिला है, उसमें से उसने 400 रुपया कहा कि ये आपने, इससे आपने एक एसेट खरीदना है मुमकिन साल के बाद, तो आप उस 400 रुपया निकाल कर नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दें और 600 रुपया कंट्रीब्यूशन में लिख दें। अच्छा, इसी कंट्रीब्यूशन में अगर उसने कह दिया कि मैंने ये दिया है, इसमें से मेरी तरफ से आप जहां मर्जी से यूज करें, लेकिन 1000 रुपया मिला और मैनेजमेंट ने खुद कहा कि मैं इससे 400 रुपया लेके तो मैं इससे कोई एसेट खरीदूंगा, तो इसका मतलब है अब ये 400 रुपया इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है, फिर ये आपका कैपिटल बन जाएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे जी? फिर आप इसको अपना कैपिटल बनाएंगे। तो वंस अगेन देखिए, चीज एक ही है, कंट्रीब्यूशन अगर परमानेंटली मेंटेन है तो इंडोमेंट में जाएगा, अगर एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है तो मैंने पहले बताया था एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन लायबिलिटी बनती, अगर इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है तो फिर ये कहां पर चला जाएगा? फिर ये कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा। राइट जी, ये बात आपने हमेशा कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड याद रखनी कि कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ जो है ये कुछ नहीं है, इनिशियल इसकी नेचर इनकम की है, और अगर कोई साथ इसके उसके साथ शर्त अटैच्ड है तो वो उसके मुताबिक अपना बिहेव करेगा। आई होप जी ये बात क्लियर है, इसकी 3 चीजें आपने याद रखनी। ये बात क्लियर है बेटा? जी सर। ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन में उसने कहा जी कि ये एक नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर है, यानी ये वापस नहीं होनी होती, आपको मिल गई है, ये किसी भी सोर्स से आ सकती है। ये कंट्रीब्यूशन जो है ये मिली भी हो सकती है, रिसीवेबल भी हो सकती है, ये एक्सटर्नल इम्पोज रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं। यही बात इसमें उसने लिखी हुई है। मैं ये स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, वैसे बुक में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये मैंने बुक से ही बनाई है आपकी स्लाइड्स, तो वहां से भी आपको यही चीजें मिलेंगी। अच्छा अच्छा, ये मैंने जो इसकी रिस्ट्रिक्शंस की टाइप्स थी, ये मैंने अभी जो आपको डिस्कस की है ना, ये मैंने यही चीजें डिस्कस की हैं, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। अगर ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है तो एक्सटर्नल इम्पोज्ड है, तो फिर आपने इसको लायबिलिटी लिखना है, इंडोमेंट है तो कैपिटल में जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड है तो फिर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लें जी, इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो हमें कैसे पता चलेगा। ये भी मैंने बताया, आजकल जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस है वो ये है क्योंकि बहुत दफा वो क्वेश्चन पूछता है, मुझे लगता है मुख्तलिफ सिनेरियोज बनाकर भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताएं ये रिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो कहाँ जाएगी, अनरिस्ट्रिक्टेड है तो कहाँ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये उसकी एक एग्जाम्पल है, पढ़ लेते हैं जी वन बाय वन। कहते हैं जी, आ हेल्थ केयर एंड प्योर जी, मुझे कोई 5 सिनेरियोज बना के दिए हैं, पहले तो आपने ये मुझे बताना है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है या इंडोमेंट में जाएंगे। A healthcare NPO received rupees 10 million from wealthy individual subject to condition that this amount shall only be used for acquisition of land for construction of a hospital in special village. By the way जी, ये contribution है, कौन सी contribution है? एक मिनट सर पढ़ लूं, आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो गई थी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है, मैंने कहा एक दफा पढ़ लेती हूँ, आपकी आवाज जब आप पढ़ रहे थे डिस्टॉर्ट हो गई थी। ओके ओके ओके, आप पढ़ लो इसको। सर ये रिस्ट्रिक्टेड है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, एक्सटर्नली ये रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रीब्यूशन है। क्या ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है या एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है? एक्सटर्नल है तो अगर लाइबिलिटी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन है इसकी। तो फिर जाहिर है इसको हम कहाँ लिखेंगे?
लाइबिलिटी में। शाबाश, बिल्कुल, ये एज लाइबिलिटी लिखी जाएगी, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, और फिर एसेट की लाइफ के हिसाब से हम इसे अपनी इनकम बनाते जाएंगे। जी सर। Next, a healthcare NPO receives rupees 25 million contribution from a wealthy individual in the year 2012. 2012 में उसने एक 25 मिलियन का कंट्रीब्यूशन मिला। The sole purpose of the amount is to support the NPO's journal operations in the year 2014 and 2015। देखें, इसमें भी ऑल्दो उसने कोई चीज खरीदने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ये 2004 और 2014 और 2015 में ही यूज होगी। इसका मतलब है ये भी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, ये भी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, और ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। ठीक हो गया जी। ठीक है तो सर। बी जो है जी ये भी restricted contribution. C, an educational NPO received a plot of land from Mr. Salman subject to the condition that this land shall only be used for construction of a primary education school to be run by that NPO. The fair value of this plot of land is rupees 12 million. देखें, अगर कंट्रीब्यूशन पैसों में मिले तब भी वो कंट्रीब्यूशन है, और अगर मटेरियल में मिल गए, पैसों में मिल जाए, सॉरी, मटेरियल के अलावा अगर किसी एसेट की सूरत में मिल जाए, या मटेरियल की सूरत में मिल जाए, या सर्विसेज की सूरत में मिल जाए, तो अगर उस सर्विसेज की या उसकी जो मटेरियल मिल रहा है या जो एसेट मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन की जा सकती हो, तो फिर हम उसको एज कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, और लिखेंगे लेकिन किस पर? हमेशा फेयर वैल्यू पर। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये कि है तो ये कंट्रीब्यूशन है, वंस अगेन क्या ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है या अनरिस्ट्रिक्टेड? रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि उसने बता दिया है कि एक तो लैंड खरीदी जाएगी, रिस्ट्रिक्शन, दूसरा ये लैंड जो है इसको सिर्फ और सिर्फ उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें दो रिस्ट्रिक्शन है और दोनों एक्सटर्नल हैं। तो जी ये भी जो पैसे हैं 12 मिलियन की लैंड, इसको भी हम अपनी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड यानी लायबिलिटी लिखेंगे, इसको हम अपना एसेट नहीं, सॉरी, इनकम नहीं लिखेंगे। और इसमें से भी इस साल की निकालकर हम अपनी इनकम बना लेंगे, जो बाकी 11 साल के, सॉरी, बाकी जितने भी सालों की है वो, उसको हम अभी भी लायबिलिटी में रहने देंगे, गवर्नमेंट ग्रांट की तरह बिल्कुल। अच्छा, लैंड के साथ चूंकि लाइफ अटैच नहीं होती, तो लाइफ, फिर लैंड के साथ वो खुद बता देता है कि इतने साल तक हमने इसको यूज करना है, तो फिर आपने उतने साल तक इसको अपनी लायबिलिटी बना के रखना है, और हर साल इसमें से इनकम बनाते जाएंगे। इंशाल्लाह इसका कल क्वेश्चन भी एक करेंगे। आज सिर्फ आपने सिर्फ ये बताना है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है। राइट जी। नेक्स्ट कम्स जो, और सर, जी, जब ये कि वो पूरी हो जाएगी लाइफ के, फॉर एग्जांपल हमने 2 सालों के लिए 3 सालों के लिए इसको ये करना है, उसके बाद वो जो लैंड होगी वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी। देखिए, लैंड को तो एसेट एज लिख लिया आपने, आप इसके एंट्री करेंगे लैंड डेबिट और डेफर्ड जी कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। लैंड तो एज एसेट लिख दिया आपने, अब ये जो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है ये लायबिलिटी है ना आपकी, इसको आपने आहिस्ता जी आहिस्ता, आपको गवर्नमेंट ग्रांट याद है? गवर्नमेंट ग्रांट में हम यही करते थे, लैंड मिल गई और जी साथ सर। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, लैंड को हमने एज एसेट लिख लिया। अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो जी है इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनकम बनाते जाएंगे, और उसे 4 साल में 5 साल में खत्म कर देंगे, लेकिन एसेट ऐसे ही नजर आएगा। और उसे अगर अगर कोई ठीक। डेप्रिशिएबल एसेट है तो जाहिर है साथ साथ डेप्रिशिएट भी होता जाएगा। ठीक है सर। क्लियर है? चलिए जी जी, सर। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। डी जी, an educational NPO received a plot of land from Mr. Jamal subject to the condition that this land or sale proceeds from its disposal shall only be used to achieve general objectives of that NPO. The fair value of this plot of land is rupees 15 million. अच्छा, अगर किसी के साथ आपको जर्नल ऑब्जेक्टिव्स के लिए वैल्यू ग्रांट, यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है आप जिसके लिए मर्जी यूज करें। उसने दिया और उसने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है कि आप जिसके लिए मर्जी यूज करें, इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर ये आपने याद है, जनरल ऑपरेशंस के लिए मिल गई, जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए मिल गई, और उसके साथ उसने कोई, जैसे पीछे भी था एक सिनेरियो आया था, उसने कहा जनरल ऑपरेशंस के लिए मिली है, लेकिन उसने कहा था 2014 और 15 में सिर्फ यूज होगी, तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड है। यहां पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए मिल रही है, लेकिन उसने ईयर भी साथ स्टिपुलेट नहीं किए, इसका मतलब है
ये हमारी अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, राइट जी। ई जी कहते हैं जी एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव ₹50 million फ्रॉम alumni donors subject to the conditions that the principal balance shall be invested as per special investment policy, and NPO cannot use this principal balance of funds operations. However, the NPO can utilize the investment earnings to pay for things such as academic programs or building new school facilities. जी, ये कौन सी समय लग रही है जी? देखिए उसने कहा कि परमानेंटली मेंटेन करना है, आपने यूज नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। तो अगर कहीं पर आपको जी मिले और वो इन्वेस्ट करने के लिए हो तो फिर वो कौन सा फंड होता है? इंडोमेंट। इंडोमेंट फंड। तो हम इसको एज इंडोमेंट फंड लिखेंगे, आप कहेंगे ये इंडोमेंट फंड है, हम इसको इनिशियली अपनी इक्विटी लिख लेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी उसको हम अपनी इनकम बना लेंगे, वो एज इनकम यूज हो। राइट जी, आई होप ये जी बात सर। क्लियर है। ये क्वेश्चन आ सकता है जी इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज देके, वो आपसे पूछे कि क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, इंडोमेंट है, और साथ वो ट्रीटमेंट भी पूछे। इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड पूछा था, वो पूछ सकता है ट्रीट क्या करें। तो मैंने ट्रीटमेंट भी शुरू में डिस्कस की थी कि रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड लायबिलिटी, इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल, इंडोमेंट कैपिटल, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम जो आएगी दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। क्लियर है बेटा? जी जी ओके। सर। अच्छा, नेक्स्ट कम्स जी, ये भी मैंने वैसे अभी डिस्कस कर दिया आपके साथ, लेकिन फिर से वो कहता है अगर कंट्रीब्यूशन जो है आपको पैसों की सूरत में नहीं मिला बल्कि मटेरियल की सूरत में मिला है, तो फिर आप क्या करेंगे जी? कहते हैं जी अगर मटेरियल की सूरत में मिला है तो सबसे पहले तो ये इस मटेरियल की आपने फेयर वैल्यू लगवानी है। यानी वो फेयर वैल्यू का हमें पता हो कि ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने हमें मेडिसिन दे दी और वो मेडिसिन हमें नहीं है पता कितने की है, तो आप इसे मार्केट में इसकी वैल्यू लगवाएं। वो कहते हैं जी ये फर्ज कर लें 50,000 की है, तो हम इसे 50,000 का लिख लेंगे। दूसरा कहता है ये कंट्रीब्यूशन दूसरी ये सिर्फ आपकी उस सूरत में होगी अगर आपको ये वाकई चाहिए थी, अगर ये वहां से ना मिलती तो फिर आपको खरीदनी पड़ती। मिसाल के तौर पर आपका काम ही डिस्पेंसरी का है, तो आप डिस्पेंसरी में आपको मेडिसिन चाहिए थी, आपने खरीदनी थी, लेकिन किसी ने आपको फ्री में दे दी, तो इसका मतलब है ये मेडिसिन अगर ये वहां से ना मिलती तो फिर हमें खरीदनी पड़नी थी। तो अगर कोई मटेरियल मिले एज कंट्रीब्यूशन तो उसके लिए दो कंडीशंस है, वो ये है कि एक तो ये फेयर वैल्यू पर लिखी जाएगी, दूसरा हम इसे अपने कंट्रीब्यूशन तब बनाएंगे अगर ये हमें ना मिलती तो हमें खरीदनी पड़ती। ये दोनों चीजें उसने लिखी हैं। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है, इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना एक दफा। राइट जी, लेकिन ये है कि ये कंट्रीब्यूशन फेयर वैल्यू पर अगर मिला है तो वंस अगेन देखा जाएगा कि अगर ये आपको इस साल में मिला है तो फिर हम उसको आज अपनी इनकम बना लेंगे, जितनी भी फेयर वैल्यू मिली है वो इनकम बना लेंगे। अगर आपको एक से ज्यादा सालों के लिए मिला है तो फिर हम उसको अपनी लाइबिलिटी बना लेंगे, यानी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर अगर कोई अप्लाई हो जाती है। तो ट्रीटमेंट बिल्कुल वही है, लेकिन ये है कि फेयर वैल्यू पर लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर 50,000 की मेडिसिन मिल गई है, उसने कहा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 50 की 50,000 एज इनकम लिख ली। अगर उसने कहा कि ये 50,000 को मिली है, ये हमने अगले 4 सालों में यूज करनी है, तो फिर उसको अपनी लाइबिलिटी बना लें और उसमें से एक एक साल की निकाल कर अपनी इनकम बनाते हैं। ये भी आगे जाके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आएगा। सर ये पॉइंट रिपीट करेंगे? जी मैं पॉइंट रिपीट कर देता हूं। अगर आपको पैसे मेडिसिन मिली है फॉर एग्जांपल फ्री में, तो आपने उस मेडिसिन को, अगर उसने साथ तो कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल वही चीज मैंने जो पहले बताई है वही डिस्कस की है, अगर वो हमें मिल गई है तो उसकी एंट्री करेंगे ना, इन्वेंट्री डेबिट यानी मटेरियल डेबिट और कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। तो ये कंट्रीब्यूशन जो इनकम है मैंने कहा इसे आपने अपनी इनकम बना लेना पहले साल में। और अगर उसने कहा कि ये इनकम आपने अगले 4 साल में बनानी है, तो इसका मतलब है अब ये इस साल की इनकम नहीं है 50,000 या 5 साल में बनानी है, बल्कि ये अगले 5 साल की आपकी इनकम है। तो आपने इसको पहले लाइबिलिटी रख लेना, इसमें से 50,000 5 साल में होनी है तो हर साल 10,000 10,000 आपकी इनकम बननी चाहिए ना, तो लाइबिलिटी में चली गई क्योंकि एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है। इसमें से 1 साल का निकाल कर आपने इस साल की इनकम बना ली, बाकी जो 4 साल बच गए उसे लाइबिलिटी बना लेना, बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट की तरह, बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट की तरह इसे अपनी लाइबिलिटी बना लें। तो लाइबिलिटी बनाकर 1 साल की करंट लाइबिलिटी और बाकी 3 साल जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी, और जो 5वां साल है वो इस साल में हमने अर्न कर लिया होगा। ये बात क्लियर है जी? जी सर। ओके। अच्छा जी, फिर वो कहता है अगर कंट्रीब्यूशन आपको मिला नहीं, ये रिसीवेबल है, तो फिर क्या करें?
यानी किसी ने कहा है कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, तो क्या लिख लें या ना लिखें? तो कहते हैं जी उसके बारे में भी जो स्टैंडर्ड्स हैं एनपीओ के, वो कहते हैं कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल है और उसकी अमाउंट रिलायबली मेजरेबल है, यानी एस्टिमेट बड़े आराम से हम उसको रीजनेबली एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये 1 लाख रुपया मिलेगा, और दूसरा ये कि रीजनेबली एश्योरेंस है कि हमें मिल जाएगा, तो कहते हैं फिर इससे भी आप अपनी इनकम लिख लें, फिर एंट्री कर देंगे कि कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल डेबिट कर देंगे और कंट्रीब्यूशन क्रेडिट कर देंगे, 1 लाख 1 लाख, और कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल को अपना एसेट बना लेंगे, क्योंकि अभी ये मिला नहीं होता, इसने आगे जाके हमें मिलना होता है फ्यूचर में। तो कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल अगर मिलना है तो भी ये इनकम बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि नंबर 1 ये हमें मिलने की एश्योरेंस हो, और नंबर 2 इसके लिए हमने इसकी अमाउंट रिलायबली मेजरेबल है, जैसे 1 लाख रुपया मिलना है, अमाउंट रिलायबली मेजरेबल है, और ये भी पता है कि ये बंदा दे देगा, तो कहता है इसको अपनी इनकम बना ले। ये भी इंशाल्लाह आगे जाके क्वेश्चन में आएगा, तो वहां पर हम इसको देख लेंगे। फिर कहते हैं जी अगर कोई प्लेज है, यानी किसी ने प्रॉमिस किया है, प्लेज का मतलब है किसी ने प्रॉमिस किया है कि मैं कैश या कोई एसेट आपको दूंगा, ये भी चूंकि किसी ने प्रॉमिस ही किया है, तो कहता है अगर कोई प्लेज है तो उसमें भी आपने 3 कंडीशंस देखनी है। प्लेज कहता है सबसे पहले तो ये है कि आपके पता जो ऊपर वाली दोनों कंडीशंस हैं ये मीट कर रही हूं, कि एक तो उस प्लेज की अमाउंट रिलायबली मेजरेबल और दूसरा हमें पता हो कि ये मिल जानी है। तीसरी कहता है कि हमें अगर उसके साथ कोई कंडीशंस अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी मैं 2 लाख रुपया दूंगा तो सही, लेकिन तब अगर आप इससे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाएंगे तो हमें पता होगा हाँ यार इसकी कंडीशंस हम अटैच जो है वो पूरी कर देंगे। और दूसरा ये कि उसके साथ जो कंडीशंस हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो, यानी कि वो हम पूरी ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल वो कहते थे मैं 2 लाख दूंगा, लेकिन तब अगर आप आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, तो देखिए हम ला ही नहीं सकते तारे तोड़ के, इसका मतलब है ये कंडीशन पूरी नहीं हो सकती। तो आपने ये भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस चीज को जरा ध्यान से रखना है। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आपने ध्यान करना है कि वो अगर वो पूछ रहा था कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल कब लिखी जाएगी या प्लेज कब लिखा जाएगा, तो ये 7 थ्योरी आपने लिखनी है। और दूसरा बिक्वेस्ट, ये जो बिक्वेस्ट होते हैं ये भी ये होता है कि वो बात का आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम अपने मरने के बाद अपनी ये सारी चीजें दे देंगे। तो बिक्वेस्ट जो होता है अगर ये हमें पता, चूंकि पता होता है पता नहीं कब बेचारा फौत होगा कब मिलेंगी, तो अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा अटैच्ड होती हैं। तो बिक्वेस्ट अगर प्रॉमिस्ड में हो तो फिर हम इसको नहीं लिखेंगे, बिकॉज सिर्फ तब लिखी जाती है जब ये हमें एक्चुअली मिलेगी। ये याद रखना अपने कंट्रीब्यूशन में। कंट्रीब्यूशन हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया आज, ये याद रहेंगे जी चीजें। तो कंट्रीब्यूशन है क्या, कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ जा सकती है, कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल है तो क्या करेंगे, और अगर कंट्रीब्यूशन मटेरियल की सूरत में मिल रहा है तो उसे कैसे लिखेंगे। मेरा ये सेशन खत्म होने लगा है, मैं फिर से इसको वापस आपके पास आता हूं और फिर क्वेश्चंस देखते हैं जी। मैं दोबारा आता हूं जी। जी सर। चलिए जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो